हेलो बच्चों, मैं मुनीश कुमार आप लोगों के लिए आज क्षेत्रमिति के मेंसुरेशन के कुछ कांस्टेंट मान लेके आया हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये मैथ में भी पूछे जाते हैं और फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं। हम पहले गोले का पढ़ेंगे, स्फीयर का पढ़ेंगे। एक ये हमारा गोला है, अंदर का जो है खोखला है और ये बाहर का ठोस है। अंदर वाले की त्रिज्या हमने R2 मान लिया, बाहर वाले की त्रिज्या R1 है। तो यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 4πr²। गोले का आयतन निकालते हैं तो गोले का आयतन हो जाता है 4/3πr³। यहाँ से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3πr²। अर्धगोले का आयतन निकालेंगे तो 2/3πr³ हो जाएगा। उसके बाद खोखला गोला और गोलीय कोष का आयतन, यानी ये वाले खोखले गोले का और इसका दोनों का जब आयतन निकालते हैं तो ये हो जाता है 4/3πr₁³ माइनस का R2³। इसके बाद अगला आता है नेक्स्ट आता है आपका शंकु का छिन्नक। देखो शंकु का छिन्नक क्या होता है। शंकु का छिन्नक, ये हमारा शंकु है, बाल्टी जैसा होता है, ठीक है। ये R1 है, यहाँ ये R2 है, ये L है। तो उदाहरण बाल्टी। छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है πL कोष्टक में R1 + R2। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3πh R1² + R1 R2 + R2², ठीक है। उसके बाद शंकु का छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई पूछे तो ये L बराबर होती है √h² प्लस का कोष्टक में R1 - का R2 का होल स्क्वायर। ये छिन्नक की ऊंचाई होती है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका शंकु यानी कौन। देखो ये कौन है, ये R है, ये L है और ये H है। R जो होती है आधार की त्रिज्या होती है, H जो होती है ऊंचाई होती है, L जो होती है तिर्यक ऊंचाई होती है। तो L² हो जाएगा L1² प्लस का R², ठीक है। यहाँ से शंकु का वक्र प्रश्न निकालते हैं तो πrL हो जाता है। शंकु का संपूर्ण प्रश्न निकालते हैं तो πr+L हो जाता है। शंकु का आयतन निकालते हैं तो 1/3πr² हो जाता है। इसके बाद खोखले बेलन के लिए पूछे तो खोखले बेलन के लिए होता है हमारा, ये खोखले बेलन में R1 है, ये R2 है, ये H ऊंचाई है। खोखले बेलन का वक्र प्रश्न होता है 2π कोष्टक में R1 + R2 × H। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2π कोष्टक में R1 + R2 H + 2π R1² माइनस का R2²। इसके बाद खोखले बेलन का आयतन पूछे तो ये हो जाता है πh कोष्टक में R1² माइनस का R2²। इसके बाद आता है आपका बेलन क्या होता है, ये सिलेंडर होता है, H ऊंचाई है इसकी, R त्रिज्या है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh होता है, 2π। इसके बाद बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक में R + H। बेलन का आयतन होता है πr²H। इसके बाद आता है घनाभ है, ये A है, ये B है और ये C है। घनाभ में 8 शीर्ष, 12 कोर, 6 सतह एवं 4 विकर्ण होते हैं, ठीक है। इसके बाद सभी सतह आयताकार होती हैं, चारों ओर विकर्ण बराबर होते हैं। घनाभ का विकर्ण √में A² प्लस का B² प्लस का C²। इसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में AB प्लस BC प्लस CD। इसके बाद आता है घनाभ का उदाहरण, ईंट है, माचिस की डिब्बी। घन क्या होता है, ये A है, ये भी A है और ये भी A है। A होती है घन की कोर। 3 जोड़ी समांतर सतह होती हैं, इसमें सभी सतह वर्गाकार होती हैं। घन के विकर्ण की लंबाई होती है A√3। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4a² होता है। और घन का जो आयतन होता है वो A³ होता है। घन का आयतन कितना होता है, ये आपका होता है समलंब चतुर्भुज। ये A है और ये B है, ये ऊंचाई H है इसकी। 2 भुजाएं समांतर होती हैं इसकी। क्षेत्रफल इसका होता है 1/2, दोनों समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, यानी 1/2 A + B × H। इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब 90 डिग्री के होते हैं।
यानी ए, ये D1 और D2 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद परिमाप की बात करें तो परिमाप होती है 4 गुणा भुजा यानी 4A। इसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 D1 और D2 हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका समांतर चतुर्भुज। देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये बी है, ये भी बी है, ये ए है और ये भी ए है। इसकी ऊंचाई एच मान ली है। सम्मुख रेखाएं बराबर होती हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। अगर यहाँ पे परिमाप की बात करता है तो परिमाप जो हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 2 कोष्टक में a+b। अगर क्षेत्रफल की बात करें, समांतर चतुर्भुज गई थी तो एक भुजा इंटू ऊंचाई a इंटू एच हो जाता है। भुजा के रूप में हमेशा आधार वाली भुजा ली जाती है। इसके बाद आता है आपका समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज में ए और ऊंचाई क्या है h, तो यहाँ से तीनों भुजाएं समान होती हैं। परिमाप अगर निकाली जाए तो परिमाप इसकी हो जाती है 3a। क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाता है 1/2 AH। इसके बाद आता है समद्विभाव त्रिभुज। समद्विभाव त्रिभुज, देखो समद्विभाव त्रिभुज क्या होता है, ए, ये ए है और ये ए है। दो भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन तीसरी भुजा अलग होती है। इसको हम विकर्ण कहते हैं, ठीक है। दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। परिमाप की बात करें तो 2a + b हो जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 a² हो जाएगा। विकर्ण हमारा जो हो जाएगा d = a√2। इसके बाद आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये लंब होता है, ये विकर्ण होता है, ये आधार होता है। विकर्ण हमारा C होता है, आधार B होता है। तो परिमाप निकालेंगे इसकी, समबाहु त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की परिमाप निकालते हैं तो a + b + का c हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 AB हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या थी, c² = a² + का b²। इसके आधा है विषमभाव त्रिभुज। विषमभाव त्रिभुज में क्या होती है, ये भुजा a होती है, ये b होती है, ये c होती है। परिमाप निकालेंगे तो a + b + c हो जाएगी। अर्ध परिमाप निकालेंगे यानी s बराबर हो जाएगा a + b + का c/2। क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट में s - a, s - b, s - c हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका वर्ग स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होती हैं, a, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का परिमाप 4a होता है। वर्ग का क्षेत्रफल a² हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण a√2 रहता है। ये सब कांस्टेंट हैं। इसके बाद आता है आपका आयत, रेक्टेंगल। ये b होती है, ये भुजा b होती है, ये a और ये होती है। प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। आयत का परिमाप = होता है 2 कोष्टक में a + b हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल a × b हो जाएगा। आयत का विकर्ण = हो जाएगा रूट में a² + का b² हो जाएगा। उसके बाद आप आता है वृत्त, सर्किल। देखो वृत्त क्या होती है, ये जीवा होती है, ये व्यास होता है, ये त्रिज्या है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। सबसे लंबी व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है यानी 2r होता है। वृत्त की परिधि की बात करें तो 2πr होती है। वृत्त का क्षेत्रफल बात करें तो πr² होता है। उसके बाद आता है क्लॉक एंड एंगल रिलेशन, यानी घड़ी और कोण में संबंध क्या होता है। देखो घड़ी ये है 12, 1, 2, ये पूरी घड़ी है। हम जानते हैं कि एक संपूर्ण वृत्त 360 डिग्री का होता है। किसी घड़ी में समय का आकलन एक संपूर्ण वृत्त को आधार मानकर ही किया जा सकता है, यानी इसके अंदर 12 गैप होते हैं, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो एक गैप में 360/12 यानी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। एक गैप में 5 मिनट होती हैं, अतः इसमें एक गैप में 5 मिनट होती हैं, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक मिनट में 30/5 यानी 6 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक मिनट में = 6 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें और इसके बीच में 30 डिग्री का होता है, लेकिन एक मिनट के बीच में 6 डिग्री का एंगल होता है। अगर ये वीडियो
पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।